हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज ये आपका हिस्ट्री का आप पीजीटी अगर आप देना चाह रहे हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ टीजीटी के लिए भी है। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं 100 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आगामी आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी से टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, तो हिस्ट्री है तो काफ़ी हेल्प करने वाला है ये क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, जो एक्सप्लेन करने लायक होगा तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। और मैंने आंसर को हिडन कर, तो आप खुद भी अपना कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगी फिर आंसर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार चैनल पे आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है मैंने। अगर आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, ताकि आपको आपके हिसाब से आपको अपने क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए। रॉबर्ट ब्रुसफुट है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, एच डी संकारिया है, बी सुब्बाराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रुसफुट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान में पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे प्राप्त किया था, तो पल्लवरम में प्राप्त किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज निकाला था अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ठीक है, अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ऑप्शन देखिए। सोहन संस्कृति, बी है सूथी संस्कृति, सी है मद्रासियन संस्कृति, डी है विंध्यन संस्कृति। तो जो सूथी संस्कृति है, ऑप्शन नंबर बी, वे आपका पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति तथा विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, इसका सोहन और इसका है मद्रासियन का है, आपका बिंद का, ये सब है किसका? पाषाण युगीन। जबकि सोथी संस्कृति पूर्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल का उदाहरण है। ठीक है, सोथी संस्कृति का उत्खनन अमलानंद घोष ने किया था। यही अमलानंद घोष ने आपका उसका किया था, क्या नाम है, आलमगीरपुर, जो आपके पूर्वी भाग हड़प्पा संस्कृति का जो उत्तर प्रदेश में है, उसका भी उत्खनन अमलानंद घोष ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना था। पूर्व पाषाण काल की बात पूछी जा रही है, तो आप ये शिकार होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पे युग्म समाधान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये आपका कालीबंगा और लोथल दोनों में प्राप्त हुआ, तो ए बी दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिलता है, तो ये जयपुर के बैरोट में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, गोदीवारा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल है। गोदीवारा यानी गोदीवारा आपका लोथल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ अभिलेख मिला है? तो ये तुर्की से मिला बोगज कोई अभिलेख। अगला है, तो भारत के पुरातन स्रोत के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अभिलेख पाषाण शिलाओं पर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया यानी तुर्की के बेगज कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस कराया है। तो देखो किस किस देवता का इस अभिलेख में उल्लेख है, तो इंद्र का है, मित्र, वरुण, नासत्य, 4 देवताओं का उल्लेख है वैदिक। ठीक है, अगला है,
अगला है क्वेश्चन 9, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शपथ हम कब लेते हैं? अग्नि के सामने। तो यजुर्वेद में क्या है? कर्म कर्म कांड के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कौशिकीय ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, कौशिकीय ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकीय है, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। तो यानी देख रहे हो किस कैसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो वेद के वो है ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ही में भी दो आपका पूछ लिया, एक यजुर्वेद का पूछा फिर ऋग्वेद का पूछे। फिर है सामवेद के पंचविश, षटविश एवं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है, अगला है भारत में दशमलव, ठीक है इसका तो छोड़ो। अधोलिखित में कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था है? तो ये है विदित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सभा समिति भी था। सभा था जो गण्यमान्य व्यक्तियों का था, और समिति था जो आम लोग। ऐसे आप तुलना कर सकते हो, लोकसभा का आप समिति से कर सकते हो, और सभा से आप राज्यसभा का। राज्यसभा में क्या श्रेष्ठ अभिजात संभ्रांत लोग होते थे, और समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, मंडल 4, मंडल 6, मंडल 7, मंडल 10। तो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का शब्द मिलता है। इस मंडल में चार वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अभिन्न अंगों से बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई? तो अथर्ववेद में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रावस्ती किसमें? अनोमा है, अचिरावती है, रोहिणी है, हिरण्यवत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अतिचिरावती है। ठीक है, अचिरावती। अगला है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। देखिए ऑप्शन है दीघनिकाय, बी है विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक और सूत पिटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीनतम सैन्य जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है तो किसमें मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बौद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बज्जी, मगध, कुशीनगर, केमल्ल और कौशल। तो कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो ऑप्शन में देखिए 10 है, 15 है, 20 है, 5 है। तो 10 गणराज्य थे। कौन कौन थे? देखिए बौद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्य के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भग्गा, अलकप्पा के बुलिकेश पुत्र के कालामा, रामग्राम के कौलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्य, पिपलावन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। अगला क्वेश्चन नंबर 20। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? तो पहले किस पे हुआ था आक्रमण? तो अंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, हम मौर्य काल में सीता कर लगाया जाता था तो किस पे लगाया जाता था? ऑप्शन देखिए जंगली भूमि पर, बी है गांव की कृषि योग्य भूमि पर, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर। ए और सी दोनों, ये बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला, अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख, सेकंड शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख से भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगला है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है तो गिरनार में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो देखिए संस्कृत भाषा में उनको पहला गिरनार से प्राप्त हुआ है, शक शासक रुद्र दामन प्रथम का है। इस अभिलेख में गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। अगला है यूनानी विवरण में यथोलिखित में किसको एंड्रोकोटस नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए है चौल वंश, ऑप्शन बी है चालुक्य वंश, ऑप्शन सी है पांड्य वंश, ऑप्शन डी है होयसल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। अगला है मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख में प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन देखिए उज्जैन, खजुराहो, सी कोणार्क, डी है रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी। चीनी यात्री फाहियान भारत आया शासन काल में? देखिए ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकंड के, कुमार सी है कुमारगुप्त प्रथम के, डी है स्कंदगुप्त के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित चतुर्बौध संगति की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता किए थे आपके वसुमित्र। हाँ, इनकी जितने भी हो चुके हैं 4 संगतियां, उनके सारे के अध्यक्ष किस राजा ने कराया और कहाँ कराया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित है? तो ये शाखा थी आपकी कोई शुआंग। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास चीनी स्रोतों से प्राप्त होता है। फाय के ग्रंथ हाउ हान शू ने से 25 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक के यूची जाति का इतिहास ज्ञात होता है, जिससे पता चलता है कि यूची कबीला कोई शुआंग कुषाण जिसको बोलते हैं सबसे शक्तिशाली था, जिसके सरदार कुजुल कन्फ्यूशस ने शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। कनिष्क का संबंध भी इसी वंश से है। और जो गुप्त वाले थे, गुप्त साम्राज्य वाले लोग, ये कनिष्क के सामंत थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपके यूपी टीजीटी या पीजीटी, मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी में आया था कि गुप्त शासकों ने पतलून पहनना किससे सीखा था? तो ये कुषाणों से सीखा था। तो किसानों के ही सामंत थे वो। उसके बाद उन्होंने एक नया राजवंश स्थापित किया था गुप्तों ने, तो वही। अगला है अपरोपरशुराम किसे कहा जाता? ठीक है, तो ये महापद्मानंद को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करता था। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो जो वहाँ उसमें थे, तो इसका राइट आंसर नगरम हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका एक लिस्ट होगा, वो आप मैं या तो शॉर्ट्स में डाल दूंगी किस किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अगला है निम्नलिखित में कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? ठीक है, देखिए ऑप्शन में भभूति है, वान है, मयूर है, दिवाकर है। तो कौन उसमें नहीं थे? तो ऑप्शन ए भभूति नहीं थे। भभूति ने मालती माधव की रचना की है, ये भी पूछा, मालती माधव पूछा गया क्वेश्चन है कि रचना किसने की है, जिसका संबंध हर्ष के राज्य से नहीं था बल्कि बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर का हर्ष के दरबार से था। ठीक, वानभट्ट का सबको पता है, हर्षचरित उनकी रचना है, हर्षचरित और कादम्बरी। मयूर के प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर्य शतक, और इसके अतिरिक्त वानभट्ट ने कादम्बरी। ठीक है, ये तो हो चुका। अगला पल्लवरम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए ऑप्शन है अपराजित, दंती दुर्ग, परमेश्वर वर्मन, भद्र। उसका राइट आंसर हो जाएगा अपराजित। सम्राट गुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगोपा। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विष्णुगोपा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? तो सी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या है? गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की दर क्या है? देखिए 15% है, 20% है, 24% है, 36%। राइट आंसर हो गया 24%। अगला है किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुष्कंडन शब्दावली
का उल्लेख मिलता है? तो ये है आपके गढ़वाल, ऑप्शन डी। महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो किसने कराया था? देखिए ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन, बी नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और नंदी वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 3 शासक का नाम है उस योगदान में, कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है जो स्टार्ट किया था, फिर इल्तुतमिश है, और फिरोज शाह तुगलक भी है जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराए थे कुछ। तो इसका गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो इल्वरी, तुर्क कहलाते हैं। और लौ एंड रक्त की नीति इनकी फेमस है, ये पूछा जाता है लौ और रक्त की नीति से कौन संबंधित है? तो बलबन संबंधित है। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी खुद को खलीफा घोषित किए थे। अगला है अधोलिखित। देखिए तो इस जो सल्तनत काल है उसमें सबसे कम जो शासन किया था वो खिलजी वंश, और सबसे अधिक शासन करने वाला था तुगलक वंश, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ किया था? इक्तदारी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर है मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था। फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो देखिए ये हो जाएगा 1359, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य में कुड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कुड़ी शब्द का प्रयोग निम्न कृषक मजदूरों के बदले में किया जाता था। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये जाना जाता था काजी उल कजात, काजी उल कजात के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में दीवान वकूफ विभाग संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके कागजात की देखभाल करने के लिए, ठीक है। अगला, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो उलेमा है, उमरा है, लगान वसूलने वाला है, सेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर को ही। बाकी कौन सा है? बार ए खास, दीवान ए इंशा, दीवान ए बंदगा। अगला, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासन काल में बनवाया गया था? जौनपुर का जो शाही किला है वो किसके शासन काल में? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरदार मलिक उस सर्क था। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया था तथा जौनपुर के शाही किले का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला है, निम्नलिखित इमारतों में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्ट समान रूप से दिखती है क्योंकि इसमें मंदिरों को गिराकर उसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था उसी में, ठीक है। अगला है, निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया है? तो देखिए खम्स भी लगाया गया, खराज भी लगाया, जकात भी लगाया गया, तो उपयुक्त सारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सामी, मतलब मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसका ये नाम है, ठीक है, नाम ये भी देख, मोहम्मद इब्न शाम, मोहम्मद गोरी ने कराया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। प्रारंभ में वो पराजित भी हुआ, लेकिन 1192 जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था, तो वह भारत पर अनेक विजय प्राप्त, ठीक है। मोहम्मद गोरी इब्न शाम ने सोने के सिक्के पर एक और देवी मतलब माँ देवी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था। अगला, प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? तो प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की है, ठीक है, रसखान। अगला है,
देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? देखिए, जहांगीर है, शाहजहां है, आलम शाह है और मोहम्मद शाहजहां ने। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो ये हो जाएगा अकबर। शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? तो उनको दफनाया गया था इलाहाबाद। अगला, अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुल्तक का पद प्रदान किया था? तो ये मोहम्मद शाह। ठीक है, रोशन खान अख्तर। ठीक है, अगला चलते हैं। 58। औरंगजेब ने अपने विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो ये थे ईश्वर दास नागर थे। और औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेना थे। ठीक है, परसेंटेज में देखोगे तो सबसे ज्यादा हिंदू सेना इसके शासन काल में थे। औरंगजेब ने अपने विजय को लिपिबद्ध करने के लिए ईश्वर नागर को नामित किया था। औरंगजेब ने ईश्वर नागर को जोधपुर में एक असैनिक अधिकार के रूप में नियुक्त किया। ईश्वर दास नागर ने फतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी। अगला, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में। तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, बाबर का जो युद्ध है, पहले है पानीपत, फिर खानवा, फिर ये क्या बोलते हैं, घग्गर, और फिर है, नहीं, घग्गर से पहले होगा चंदेरी, फिर घग्गर। अधोलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वो था आपका वकील। अगला है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया था? कोई नहीं है। अकबर ने किससे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो ये दिए थे राजा बिरबल को। अगला है, बाबर के प्रशासन में अधोलिखित में कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? तो न्याय विभाग का शद्र। सराय ए आजम शरक ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था, किसने दिया था? तो ये अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था। मुगल प्रशासक ने कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना मीर आतिश। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किए थे फैजी ने, किए थे ना, नहीं सॉरी, अबुल फजल ने किया था। अकबर के शासनकाल में बदायूं ने रामायण का अनुवाद किया था। फैजी अकबर के अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया था, कलीलाह व दिमना नाम से, कलीलाह व दिमना नाम से। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? क्योंकि तुर्की भाषा में लिखा गया था तो फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान खाना। मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो ये हिंदू थे आपके चंद्रभान। अगला, मुगल शाहजादा जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना की, वे कौन थे? तो वे थे जबरूनिशा। तो मुगल शाहजादी जेबुनिशा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की। जब औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र अकबर सेकंड था, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके कारण औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन अकबर द्वितीय भागकर ईरान चला गया। जेबुनिशा अपने भाई से पत्र व्यवहार करती थी, जिसके कारण औरंगजेब ने जेबुनिशा को भी जेल में डाल दिया था। अगला, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शम्स ए शिराज अफीफ। ठीक है, अगला है, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना कैसी है? तो कैसा है इनका मकबरा? अष्टकोणीय है। ठीक है, अगला, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो ये है आपका लाल खान को।
अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो मंसूर जो था वे आपका जहांगीर का दरबारी चित्रकार थे। अधोलिखित में से किसने सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय है। तो चाचर भूमि से आशय जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो उसको चाचर भूमि बोलते हैं। और भूमि के क्या क्या प्रकार थे? पोलस था, चाचर, परती, बंजर। जिसमें चाचर से तात्पर्य ऐसी भूमि से था जो 5 वर्ष तक बोया न गया हो। पोलज वह भूमि था जिसमें प्रति वर्ष खेती होती थी। परती या पैराती वह भूमि जिसे उर्वरता प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था। बंजर वह भूमि होती थी जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ा जाता। 5 वर्ष एग्जैक्ट रहे तो क्या हो जाएगा? चच्चर नहीं, चच्चर क्या है? चाचर। अगला राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फरुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयास किए थे? तो ये हैमिल्टन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? तो ये थे आपके जॉन मिल्डन हॉल। मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? तो ये कहे थे आपको ओरम। अगला है शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों में किन वर्षों में जीता था? तो किस वर्ष पूना के आसपास के दुर्गों को जीता था? तो 1945 से 47। अगला अधोलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक है? तो ये सआदत अली खान। अगला है बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन है जिसने मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो ये है मुर्शीद कुली खान। अगला है काली कोठी त्रासदी जिसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है। तो ये है आपका अंग्रेज। अगला है देखिए ये वाले इसको जी हटा। देखिए 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने सैनिकों ने घेर लिया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला के आदेश पर सभी 146 बंदियों को 18 फुट लंबा 18 फुट लंबा और 14 फुट और 12 इंच चौड़े कमरे में 20 जून 1976 को बंद कर दिया था। प्रातः काल केवल 23 लोग ही जीवित रहे थे। इसी घटना को काल कोठरी त्रासदी कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं इसे ही। ठीक है, अगला है अंग्रेज अधिकारी जे जेड हॉलवेल ने दी थी। ठीक है, इसकी जानकारी उसमें से ये भी एक बच गए थे शायद। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की है? तो ये की है लॉर्ड क्लाइव ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधार की आलोचना कौन किए हैं? तो आलोचना किए हैं आप जेम्स मिल ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ये सुमेलित है आपका लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि से सम्मिलित थे? सहायक संधि में तो निजाम अली। अगला 89 बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये अलीवर्दी खान ने किया है। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो ये जो सदस्य नहीं थे वे हैं आपके, एक मिनट, हैदर। ठीक है, हैदर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया? तो ये आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसकी लाइन है? दयानंद सरस्वती की। कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप कभी कभी अगर पढ़े नहीं रहोगे दयानंद और रामकृष्ण में शायद मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 1875 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 93
93 में है मंगल पांडे, एक सिपाही थे, तो ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री के 34। अगला है 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारत को ग्लैंड स्टोन की उपाधि किससे दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ठीक है, तो प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, जो है श्रीमती एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला होती तो सरोजनी नायडू। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, आपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, तो 1920 नागपुर अधिवेशन। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा का विषय क्या था, तो संवैधानिक प्रगति। अगला, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो सूर्यसेन को जाना जाता है। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है 100। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन थे, तो ये थे आपके BSc बोस। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, तो 1933। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।